हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये देखिए, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ भी लिया होगा अभी तक, और ये थ्योरी है ऐसी बहुत ही इजी थ्योरी है, ठीक है, बहुत ही इजी थ्योरी। तो डायरेक्ट चलते पोस्टुलेट। अच्छा, जब मैं पोस्टुलेट बताऊंगा तो उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि वो करंट वर्ल्ड में होल्ड करता है या नहीं, ठीक है। मतलब अभी ये जो लॉ है, ये जो थ्योरी के पोस्टुलेट्स है वो ट्रू है या नहीं, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट अ थ्योरी नीड्स टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, राइट। A theory will be modified according to the need of time. Always it is. So this theory is also, let us see what modifications need to be there. Alright. So चलिए पहला postulate आ जाता है। हमारे डाल्टन ने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट यानी फिक्स नंबर, ठीक है, एक फिक्स नंबर ही होगा, रैंडम नंबर में नहीं आएगा। तो मैटर इज स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स जिसको उन्होंने नाम दिया था। तो किसने नाम दिया? एटम्स। तो ये जो एटम्स नाम आया, इसको किसने दिया? डाल्टन ने दिया, ठीक है। याद रख लो, ब्रेन में घुसा लो कि पहली बार एटम टर्म को डाल्टन ने कहा था, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट डाल्टन ने दिया है, क्या ये अभी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आप कुछ भी ले लो, सब एटम से तो बना हुआ है, ठीक है। वाटर को मान लो वाटर है, वाटर में हमारे हाइड्रोजन एटम्स है और ऑक्सीजन एटम है, तो हमारा ये भी एटम से ही तो बना हुआ है। तो सारे चीजें अल्टीमेटली एटम से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड में होल्ड्स ट्रू दिख रहा हूं मैं, ठीक है, होल्ड्स ट्रू, ठीक है, होल्ड्स ट्रू इन मॉडर्न वर्ल्ड। समझ गई? कोई प्रॉब्लम? अरे कमेंट में लिख देना कोई प्रॉब्लम। आ जाते हैं नंबर 2। उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ वन पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, एक एटम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। मतलब आप कुछ भी पैरामीटर ले लो, whatever parameter you take, they will be identical. They will be identical according to Dalton. Okay? But this law is not holding, not does not hold. ठीक है, does not hold. क्यों? समस्या क्या है? कहाँ पे समस्या आ गई? ये करंट वर्ल्ड में ये बिल्कुल भी होल्ड, समझिए, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, पार्शियली होल्ड नहीं करता, ठीक है। आ जाते, देखो समझते हैं बात को। अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन, तो ये एक, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। H2 1 अगर ऐसा कुछ लिख दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। अगर मैंने लिख दिया H31 तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। कई लोग इसको ट्राइशियम भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है, सारे हाइड्रोजन ही है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के ही एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन ही है। पर यहाँ पे जो मास नंबर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मास नंबर अलग है। तो क्या उस रेस्पेक्ट से सारे एटम सेम है? किस रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ? मास नंबर के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो क्या मास नंबर के रिस्पेक्ट में, क्या मास नंबर के रिस्पेक्ट में ये एटम्स सेम है? मास नंबर के रिस्पेक्ट में बताओ, क्या ये एटम्स आइडेंटिकल है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? दिखी तो रहा है क्यों नहीं है। यहाँ पे ये डिफरेंट है, यह डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये ऑफकोर्स सेम नहीं है। तो ये करंट वर्ल्ड में ये होल्ड नहीं करता। अब एक और चीज बता दूं यहाँ पे, कि इस टाइप के चीजों पे जहां मास नंबर डिफरेंट होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। सही है, ये भी याद रखना कि अगर कुछ स्पेशल दे दिया जाए जहां पे मास नंबर डिफरेंट है पर एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसको हम लोग आइसोटोप बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई? आ जाते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे।
थर्ड पोस्टुलेट पे हमारे डाल्टन जी ने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements are different in all respects। तो इन्होंने कह दिया कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे तो वो सारे रेस्पेक्ट्स में डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहां पर भी आप देख लो, क्या ये भी ट्रू है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये भी करंट वर्ल्ड में डज नॉट होल्ड। ठीक है, डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो ये भी करंट वर्ल्ड में ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है भाई? समझ लेते हैं इसको भी। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास है चलो कैल्शियम लिख दिया मैंने, कलर क्या कलर ले रहा हूँ, इसको ले लेते हैं ये। चलो कैल्शियम ले लिया। अच्छा आर्गन ले लेते, आर्गन 4018। ठीक है, कैल्शियम 4020। नाउ ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है, दो भाई बहुत अलग अलग है। ठीक है, समझ गए? ये आर्गन है, ये आर्गन है, और ये हमारा कैल्शियम, दो अलग अलग एलिमेंट है। तो डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी या एटम की प्रॉपर्टी इस एलिमेंट की एटम की प्रॉपर्टी से कोई भी रेस्पेक्ट में नहीं मैच करना चाहिए। सही है, पर यहाँ पे इफ यू कैन सी दैट दिस रेस्पेक्ट, मास नंबर रेस्पेक्ट is becoming similar। सही है, दोनों का मास नंबर 40 है, तो दोनों के मास नंबर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो सेम हो जा रहा है। तो अब आप क्या बोलोगे कि दोनों के मास नंबर के रिस्पेक्ट में तो भाई सेम हो गया, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है पर उनके एटम फिर भी सेम है। तो इस टाइप के हम चीजों को बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। ठीक है, ये भी कुछ चीजों को याद रखना होगा। आइसोबार का मतलब है जहां एलिमेंट डिफरेंट होंगे, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे पर दोनों के जो मास नंबर है वो सेम होंगे। अगर कुछ ऐसा आपको मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो ये था हमारे डाल्टन का तीसरा पोस्टुलेट। अब आ जाते, ये तीसरा था, अब आ जाते चौथे वाले पे। ठीक है, चौथा 4 नंबर उन्होंने क्या कहा कि एटम्स जो है, ठीक है, एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है। एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है, मतलब आप डिवाइड नहीं कर सकते। पर यहाँ तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। आप कहोगे अगला चैप्टर ही तो भाई उसका है, तो हम लोग यहाँ स्टेटमेंट तो मान ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है कि ये एकदम भी नहीं ट्रू। ठीक है, तो ये भी डज नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, डज नॉट होल्ड ट्रू, क्योंकि हमने देख लिया है कि एक एटम के अंदर अगर ये सेंटर है तो ये ऐसा, ये ऐसा, अभी के लिए ऐसा, क्योंकि अगला चैप्टर में ऐसा नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। तो भी हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये तो ये एटम को लोग डिवाइड करके रखे हुए ऑलरेडी। तो ये उन्होंने कह दिया कि एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। ठीक है, अब ये एटम डिविजिबिलिटी के टर्म के अंदर ही 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। वो है कि हमारे इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? याद है तो मैं कह जा रहा हूँ, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर इन्होंने किया था, पर इसका जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को किसने किया था भाई? मिलिकन ने किया था। मिलिकन ने किया था। मिलिकन का ऑयल ऑफ एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में आएगा। ठीक है, मिलिकन का ऑयल ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आते अगले पे 12th में आएगा शायद। इलेक्ट्रॉन आ जाते प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की बात कर ले तो किसने किया था? यूजेन गोल्डस्टीन ने। ठीक है, प्रोटॉन को यूजेन गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, बात कर लेते हैं न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस बाद में आएगा, पहले न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था भाई? ये भी आपको याद होना चाहिए, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और एक बता दूं, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? ये सारे तो सब डिविजन है ना, पार्ट्स ऑफ एन एटम है। तो न्यूक्लियस को किया था हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, वो भी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में, फिर से अगले चैप्टर में आएगा भी, वहां भी फिर से पढ़ लेना। तो ये जो चीजें है ये आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी। ठीक है, ये क्या? तो ये हमारा बिल्कुल खराब है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। खराब का मतलब वो नहीं है,
स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आ जाते पांचवे पे। पांचवे में उन्होंने कहा कि एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल, इनडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप एटम्स को तोड़ झोड़ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको तोड़ भी नहीं सकते, आप उसको बना भी नहीं सकते। पर ये भी हमारा बिल्कुल ट्रू नहीं है। क्यों? हमारे जो है फेमस आइंस्टाइन जी ने हमें कह दिया कि एनर्जी इक्वल टू मास इनटू लाइट स्पीड की स्क्वायर। तो इसका मतलब मास को हम एनर्जी बना सकते हैं। तो मास को अगर हम एनर्जी बना सकते हैं तो न्यूक्लियर मैटर को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रोसेस से कन्वर्ट करें? न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? एक न्यूक्लियस को तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो यही तो डिस्ट्रॉय हो गया। और न्यूक्लियर फिशन में दो न्यूक्लियस को आप जोड़ के एक और न्यूक्लियस बना रहे हो, वो न्यूक्लियर फिशन होता है, फ्यूशन होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आप कर रहे हो, तो वहां पे एटम इंडेस्ट्रक्टिबल कहां से होगा भाई, ठीक है। तो ये जो है ये भी डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है, डज नॉट होल्ड। समझा भी दिया है मैंने यहाँ पे क्यों होल्ड नहीं करता ट्रू, क्योंकि आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो कहता है कि भाई मास एनर्जी से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो न्यूक्लियर मैटर को भी कन्वर्ट किया जा सकता होगा, तो वो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से कन्वर्ट किया जा सकता है ओनली व्हेन एटम्स आर डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। समझ में आ रही है। छठा जो है उन्होंने कहा कि एटम्स जो है ये हमारे केमिकल रिएक्शन के यूनिट्स, एटम्स आर यूनिट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एटम्स आर यूनिट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करूं कि ये प्रेजेंट डे में होल्ड करता है या नहीं, तो बिल्कुल करता है, डज होल्ड 100%, ठीक है। यहाँ पे 100% लिख दिया, 100% डज होल्ड, ठीक है। डज यहाँ पे वही ऑकवर्ड लग रहा है, तो 100% होल्ड्स ट्रू, ठीक है। अभी आप कोई भी रिएक्शन उठा के देख लो तो वहां पे होता क्या है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, सही है। एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, उखाड़ के फेंक भी नहीं दिए जाते, ठीक है। पर फिर से एक्सेप्शन तो आएगा ही, क्योंकि मास इक्विवेलेंस इक्वेशन है। तो कुछ केसेस में जहां ये चेंज पॉसिबल है वहां पे कुछ मास एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है, वो अलग बात है। पर इन जनरल एटम कभी भी डिस्ट्रॉय या बनाए नहीं जा सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। पर आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन तो है ही, वो एक्सेप्शन ला देता है, ठीक है। तो ये ट्रू है क्योंकि आप कोई भी रिएक्शन उठा लो वहां पे एटम्स का ही किस्सा चलता है, ठीक है। आप कुछ भी रिएक्शन उठा लो, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे H2 प्लस Cl2 है, यहाँ पे बना रहा है 2 ऑफ HCl, ठीक है। ये थोड़ा सा बाद में फिर से आपको समझ में आएगा, अभी मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद जब रियल यूसेज में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए H, इसका मतलब है एक वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे नहीं सॉरी, एक वॉल्यूम से बना रहा है, दो वॉल्यूम बना रहा है, ठीक है। इसके जगह पे मैंने n मॉलिक्यूल्स लिख दिए, ठीक है, n मॉलिक्यूल्स। इसके जगह पर भी n मॉलिक्यूल्स लिख दिए, ठीक है। एक वॉल्यूम का मतलब n मॉलिक्यूल्स लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल्यूम है। अब क्या किया, यहाँ पे n से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल आ गया, सही है। यहाँ पर भी 1 मॉलिक्यूल आ गया, और यहाँ पर हमारा आ गया 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर हमें 1 लाना है, तो if I have to bring over here 1, then I will divide this by another 2। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ मॉलिक्यूल आ गया, और यहाँ पर हमारा 1 मॉलिक्यूल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल HCl में हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन का होता है और हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का होता है। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है एक एटम, और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ इसका मतलब एक एटम। पर ये हमें पता कैसे चला कि हाफ मॉलिक्यूल मतलब एक ही एटम होगा? ये हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि ये जो भैया है ये हमारे मोनोबेसिक होते हैं, ठीक है। ये एसिड में आपको पता होना चाहिए कि मोनोबेसिक का मतलब जो एक ही हाइड्रोजन दे सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने देखा कि ये जो है मोनोबेसिक है, और इसमें सारे हाइड्रोजन क्या है, रिप्लेस कर दिए जाएंगे, मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन इसके अंदर रिप्लेसेबल है। तो अगर ये मोनोबेसिक है और ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है और एक ही हाइड्रोजन इसके अंदर है, तो इसका मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में
दो ही तो एटम होने चाहिए, तभी तो हाफ में एक आया। समझ में आ रही है? तो ये है एवोगाड्रो लॉ का एप्लीकेशन टू गेट द नंबर एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये एवोगाड्रो लॉ में फिर से आएगा, तब मैं एक बार ये फिर से बोल दूंगा। अभी के लिए बस समझो कि यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ रिएक्शन कौन है, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर अगर मैं इसको 3 एटम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 एटम भी लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूला भी ऐसे, सॉरी 3 एटम क्या लिख रहा हूँ, 2 एटम। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 एटम भी लिख सकता हूँ और फॉर्मूला भी यही से आ जाएगा। ठीक है, 2 एटम फॉर्मूला भी इससे भी आएगा। ठीक है, तो सारे जो यूनिट है वो रिएक्शन के यूनिट कौन है, एटम्स ही है ना। तो यही कह रहा है हमारे डाल्टन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है? अगला आ जाता है किसमें, 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे इन्होंने कहा है, डाल्टन ने 7वें थ्योरम में कहा है, पोस्टुलेट पे कहा है कि एटम्स ऑफ, देखो समझो बात को, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं किस रेशियो में, कंबाइन इन सिंपल, पहली बात है सिंपल, फिक्स्ड, एक आर्बिट्री रेशियो में नहीं कंबाइन करता है, फिक्स रेशियो में करता है, और एक होल नंबर में ही करता है। ठीक है, ये ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, किसके लिए कंबाइन करेगा, कंपाउंड बनाने के लिए ही कंबाइन करेगा, टू फॉर्म कंपाउंड। अब ये कंपाउंड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है? अब इन्होंने कहा कि कंपाउंड, इन्होंने कंपाउंड नहीं कहा, इन्होंने कहा कि कंपाउंड एटम्स। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए कंपाउंड लिख दिया, पर उन्होंने कहा था कंपाउंड एटम। इस कंपाउंड एटम का असली मतलब होता है मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है? इसका मतलब मॉलिक्यूल है, पर टर्म मॉलिक्यूल डाल्टन ने नहीं, एवोगाड्रो ने यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल मत लिख देना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर मॉलिक्यूल टर्म आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके टाइम में मॉलिक्यूल की कोई भी कंसेप्ट नहीं थी, कंपाउंड एटम्स की कंसेप्ट थी, मॉलिक्यूल टर्म नहीं था, कंसेप्ट था। अच्छा, मैं मानता हूँ कि कंसेप्ट था मॉलिक्यूल का, पर टर्म मॉलिक्यूल तो था नहीं, तो आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कंपाउंड एटम ब्रैकेट में आप लिख दो, एवोगाड्रो लेटर टर्म दिस एज अ मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है? पर आप यहाँ पे मत लिख देना ये। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये हमारे पोस्टुलेट्स है एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे पोस्टुलेट अच्छे से लिख दिए। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पे मैं भूल गया कि ये जो है ये अभी भी होल्ड ट्रू करता है, डज नॉट या डज। ठीक है, डज नॉट नहीं, डज होल्ड ट्रू। ठीक है, डज होल्ड ट्रू, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, थोड़े थोड़े से एक्सेप्शन आ जाते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड्स है जो आर्बिट्री रेशियो में बन जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ जाते हैं ना, इस पे जो रेशियो सिंपल नहीं है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रेशियो में बनते हैं, थोड़ा होल नंबर के रेशियो में नहीं बनते, कुछ आर्बिट्री नहीं है, बड़े रेशियो, सिंपल नहीं है, होल नंबर भी नहीं है। अच्छा, होल नंबर तो होगा ही, सॉरी, सिंपल नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बोल देते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड भी हो सकता है कि जो सिंपल रेशियो में ना हो, फिक्स भी ना हो, और होल नंबर रेशियो तो होगा ही, तो भी हो, तो उसके केस में ये हम लोग बोल देते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो स्टोइचियोमेट्री को फॉलो नहीं करते उसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है कि several compounds known whose molecules atoms are not present in simple whole number ratio, जो simple whole number ratio में नहीं होते। ठीक है, सिंपल में नहीं होते, होल नंबर तो होगा ही ना, कुछ भी जीरो से बढ़ा दो तो होल नंबर रेशियो ही होगा, जो भी हो। समझ में आ रही है? तो ये है कुछ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, याद रखना ये टर्म को, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। समझ में आ गई? अगला आ जाते थोड़े से लिमिटेशन। तो हमारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का क्या लिमिटेशन था? डाल्टन ने इतना अच्छा थ्योरी दिया, पर इसकी लिमिटेशन तो सारी थ्योरी की होती है, यहाँ तक कि रदरफोर्ड के थ्योरी में भी तो लिमिटेशन है, सब कुछ में लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन है? इनकी थ्योरी ने कुड नॉट एक्सप्लेन गेल-यूसेक्स लॉ। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन गेल-यूसेक्स लॉ। अब क्या है भाई गेल-यूसेक्स लॉ? आएगा, रुको जरा। गेल-यूसेक्स, ठीक है, गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस सॉलिड्स। ठीक है, ये उन्होंने कहा, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा,
उन्होंने तो ये तो कह दिया कि एटम्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड एटम बनाने के लिए, ठीक है, करते क्यों है और कैसे करते हैं ये नहीं कहा था उन्होंने। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain why. First is why and second is how atoms combine, atoms combine to form compound atoms। समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि कंबाइन तो करता है पर करता क्यों है और कैसे करता है ये नहीं कहा उन्होंने। ओके, he said they will combine but how and why is not told by the alternative atomic theory। ठीक है, समझ में आ रही है। अब उन्होंने कह दिया कि एक अगर मान लेते ये कंपाउंड एटम, इसमें दो एटम जैसे, दो एटम, अब क्या ये एटम जैसे है या फिर ये एटम्स अपने चिपके चिपके हुए हैं या फिर ये एटम एक कोना इधर एक कोना इधर ऐसा है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक कंपाउंड एटम के अंदर किस टाइप का फोर्स है जो बाइंड करके रखा है दोनों एटम्स को, ये भी उन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, इट डिड नॉट एक्सप्लेन, it did not explain or could not explain the nature of forces। समझ में आ रही है, the nature of forces which held the atoms together in a compound atom। समझ में आ रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये भी नहीं कहा था कि क्यों कंबाइन करता है, यानी स्टेबिलिटी का कोई पॉइंट ही नहीं आया यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स नेचर ऑफ फोर्सेस का भी कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं आता वैसे भी। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, अगले केस में उन्होंने कह दिया कि एटम तो कंबाइन करके कंपाउंड एटम बनवा दिया, कंपाउंड एटम तो बनवा दिया। कंपाउंड एटम अकेले क्या है, कंपाउंड एटम भी कंबाइन करके बैठा हुआ है, ये तो उन्होंने नहीं कहा। तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या कहा उन्होंने कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन वाई, अरे देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, वाई एटम्स कैन नॉट एक्सप्लेन लिख दिया देखो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एटम्स क्यों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वाई एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वाई एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एंड कंपाउंड एटम्स, ठीक है, यहां पर भी एक वाई लगा दो, एंड वाई कंपाउंड एटम्स वुड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस है जो आपको देखना है, बस पढ़ना भी है, देखना नहीं है सर, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये कुछ 4 लिमिटेशंस है जो यू हैव टू रीड फ्रॉम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं किया। तो 4 लिमिटेशंस दिया हुआ है। एक है कि गे-लुसाक लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा एटम क्यों और कैसे कंबाइन करता है नहीं बता पाए, उसके बाद एटम्स कंपाउंड एटम में कैसे होल्ड होते हैं नहीं बता पाए, मतलब नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है नहीं पता चला, और आखिरकार एटम्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, क्या समस्या है नहीं बता पाया, आखिरकार मॉलिक्यूल्स क्यों अकेले एग्जिस्ट कर सकता है वो भी नहीं बता पाया। समझ में आ गया। तो ये है हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो यहाँ पे होती है समाप्त। ऑलराइट, अंडरस्टूड। Next, we are beginning with the most important topic of this part, that is laws of chemical combinations। ठीक है, laws of chemical combination, laws of chemical combination। ये 5 फंडामेंटल लॉज है जो पूरी केमिस्ट्री को गवर्न करता है। पूरी केमिस्ट्री का मतलब मैं फिजिकल से ही लिमिटेड हो अभी तक, और केमिक की बात यहाँ पे नहीं लाऊंगा। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी लॉज है, 5 बेसिक लॉ है जो पूरी केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को या रिएक्शंस को गवर्न करता है। ठीक है, तो इसके अंदर 5 लॉज हमें पढ़ने हैं। क्या क्या है 5 लॉ, एक साथ नाम नहीं बताऊंगा, एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, पहला लॉ आ रहा है हमारा जो आपको
देखते ही आप समझ जाओगे कि बहुत इजी है। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये नहीं, एनर्जी भी नहीं है, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रोपोज किसने किया था? उस प्रोपोज का मीनिंग नहीं है, इस प्रोपोज का मीनिंग है किसने पुट फॉरवर्ड किया था। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका मतलब मास एक रिएक्शन में कंजर्व्ड होता है, मतलब sum of sum of masses of reactant is will be equal or is equal to sum of the reactants, sum of the masses of the products। ठीक है, इसका मतलब LHS of a reaction is equal to the RHS of a reaction। इसका मतलब है कि एक रिएक्शन में mass can neither be created nor can be destroyed, it can only change from one form to the other। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी डेफिनेशन था। समझ में आ गया? मतलब लॉ, ठीक है, लॉ का थ्योरम जो था। ठीक है, तो इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे एंटोनी लवॉइजियर। स्पेलिंग गलत हो तो फॉरगिव कर दे लवॉइजियर सर। एंटोनी लवॉइजियर ने इसको प्रपोज किया था। अच्छा, लवॉइजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज की बात है। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लवॉइजियर को बोल देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी की जो स्टेटमेंट है ये मैंने बता दिया, लिख नहीं रहा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। बुक में डिटो लिखा है, कॉपी कर लेना उसको। ठीक है, दो भाषा में हम लोग स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि आइदर हम लोग लिख सकते हैं कि इन अ रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू। ठीक है, तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, आप लिखना कौन सा लिखना है। प्रेफरेबली मैं कहूंगा फर्स्ट वन लिखना है। ठीक है, सेकंड वन भी गलत नहीं है, सेकंड वन आप बेसिक से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, जो भी हो, दोनों के दोनों ही गलत नहीं है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको बुक में लिखा होगा इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, रिएक्शन एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं है, समझना है तो समझ लो, समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा, दो थ्योरम में एक लिख देना है। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बुक में मेंशन है। ठीक है, आप समझते हैं कि ये एग्जैक्टली कह क्या रहा है, ये कह क्या रहा है। हाँ, क्या कह रहा है। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन ले लेता हूँ मैं। मान लेते हैं कि हमारे पास है CaCO3, उसका ब्रेक डाउन होके बना है CaO और CO2। सही है, एक कार्बोनेट को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हम सबको पता है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास अगर मैं देख लूं या मोलर मास देख लूं तो ये 100 आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 12, 48 और यहाँ पे 40, 12 और 48 जीरो, जीरो एंडिंग, इसका भी जीरो एंडिंग 100। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम इज अराउंड दिस विल बी 56 आई थिंक, हाँ 56। ठीक है, इसका 56 और दिस इज 44। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर मैं कहूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होना क्या चाहिए था, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत लिख देना एग्जाम में। ठीक है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, डज नॉट मीन विल राइट दिस इन द एग्जाम। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू दिस होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। यही तो हमारा क्या है, लॉ। सही है, हमारा लॉ कह रहा है कि हमारे जो रिएक्टेंट के सम है वो प्रोडक्ट के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट का सम करके कोई लिख दिया Ca प्लस CO2 तो CaCO2, तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लिख ही दे रहा है उसको, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो होना चाहिए ये, देखते ये हो रहा है या नहीं। इसकी अगर वैल्यू निकाले तो ये 100 ही आएगा भाई। इसकी अगर वैल्यू निकाले तो देखो 56 आया प्लस 44 आया, तो यहाँ पर भी हमारा 100 ही आया। तो ये दोनों सेम है, इक्वल है, इक्वल। सही है, तो ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है। तो अगर ये दोनों हमारे इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल वैलिड है रिएक्शन पर। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन है, बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री में कुछ होता नहीं है। ठीक है, बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री में कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखो प्रेजेंट
वर्ल्ड की कंडीशन तो भी आपको समझना होगा। ऐसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी थ्योरी हो तो उसको टाइम के अनुसार मॉडिफाई करना जरूरी होता है। क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट रिसर्च करते जा रहे हैं, तो नया चीजें तो निकलेगा ही ना। तो अगर नया चीजें निकल गया तो उसके ऊपर वो थ्योरी अप्लाई हो रहा है या नहीं, वो भी देखना होगा। तो इसी के लिए हमें थ्योरी भी मॉडिफाई करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट डे वर्ल्ड की बात करें तो आप देखना प्रेजेंट डे वर्ल्ड पे कई रिएक्शन जैसे हैं जहां हीट आइदर इवॉल्व होता है या हीट देना पड़ता है, वो तो अलग बात है, हीट देना तो पड़ता ही है बहुत ज्यादा रिएक्शन में। कुछ रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व हो जाता है, कुछ रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व हो जाता है। उस टाइप के रिएक्शन में जहां हीट इवॉल्व हो जाता है तो वहां पे कुछ मास हीट में तो परिवर्तन हुआ ही है भाई। तो वहां पे क्या आ गया, फिर से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ गया। ये मास हमारा एनर्जी बन गया। हीट एनर्जी तो एनर्जी का ही फॉर्म होता है, तो हीट एनर्जी में परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब मास एनर्जी कन्वर्शन हुआ है, तो हमारा मास इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है कि प्रेजेंट डे पोजीशन दिस पर्टिकुलर लॉ विल नॉट होल्ड गुड इन रिएक्शंस वेयर मास एनर्जी कन्वर्शन इज इन्वॉल्व। ठीक है, पर ज्यादातर नॉर्मल रिएक्शंस में ये मास एनर्जी कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर कुछ रिएक्शन जो होते हैं हायर डिग्री में, ठीक है, तो वहां पे ये कन्वर्शन हो जाता है, तो वहां पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मास बन जाता है एनर्जी, तो मास को इक्वल नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ये है हमारी। ठीक है, अच्छा, आपके बुक में मिल जाएगा कि आप एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको यूज करना होगा एक ट्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडोल्ट का ट्यूब। ठीक है, एल को टी लिख देता हूँ हर बार, लैंडोल्ट का ट्यूब। ठीक है, लैंडोल्ट का ट्यूब, लैंडोल्ट का ट्यूब। आपने एच लिखा है ना कभी? ऐसे लिखा है एच? अच्छा, दिख रहा है? टिक टैक तो खेलूंगा अभी। ऐसे लिखा होगा एच। ठीक है, कुछ ऐसा। हाँ, दिखने में कुछ और लग रहा है, जस्ट देख लो। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टॉपर डाल दिया और यहाँ पर भी एक स्टॉपर डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक सोल्यूशन डाल दिया, यहाँ पर एक सोल्यूशन डाल दिया, फिर क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, तो दोनों मिक्सड अप हो गए। तो मिक्सड, अच्छा, उससे मिक्सड अप हो गया, तो उसके बाद हमने वेट किया। तो पहला वेट हम लोगों ने रिएक्शन के पहले किया, मतलब इसका वेट किया एक बार, ये वेट वन आया, इसको इन्वर्ट करके मिक्स करने के बाद दूसरा वेट लिया, देखा दोनों वेट बराबर है। तो भाई कोई कहां से भी निकला नहीं है, सारा तो अंदर ही है, क्योंकि ऊपर देखो बंद किया हुआ है। तो एवरीथिंग इज इनसाइड, सो देयर इज नो वेट लॉस, सो दैट मींस दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरी मच वैलिड इन दिस केस। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली लैंडोल्ट के ट्यूब से वेरीफाई कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। समझ में आ गया सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो चलते हैं दूसरे लॉ पे। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, ये बहुत लॉ, मतलब ये लॉ पर्टिकुलर, ये लॉ नाम बहुत सारा है, सिंग सेम है। कोई इसको कह देगा, अगर आपको कह देगा स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो आप कहोगे कि क्या है ये कुछ भी नहीं, कौन सा कंपोजिशन ही तो है। अगर आपसे कोई कह दे, आप कहो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बता दो मुझे, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बता दो मुझे, तो वो भी यही है। सारे चीजें सेम ही, एक ही माया के तीन नाम है। समझ में आ रही है सबको? ये लॉ प्रपोज करने वाले थे जोसेफ राउस्ट। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कभी भी गलती से भी जोसेफ प्रेस्ली लिख दिया तो कट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जोसेफ प्रिस्ली का काम ऑक्सीजन डिस्कवर करना था, ये इन्होंने दिया भी नहीं था। ठीक है, जोसेफ प्रिस्ली ने ये दिया नहीं था। जोसेफ प्रिस्ली अलग है, जोसेफ प्राउस्ट अलग है, तो ये प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, प्राउस्ट ने इसको क्या किया था? प्रोपोज किया था। ठीक है, प्रोपोज किया था। और अगर बात करूं स्टार्स की, किसने? स्टार्स ने इसको वेरीफाई किया था। ठीक है, अब स्टार्स बोलो स्टैस बोलो, आपकी मर्जी है। स्टैस ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया है। ठीक है, एक क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के तो कुछ होता नहीं है। तो अब ये लॉ क्या कहता क्या है? ये कहता है कि आप एक केमिकल कंपाउंड लिए, कहीं से भी लिए हो, उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो डिफाइनाइटली एक सिंपल रेशियो में है।
फिक्स सिंपल रेशियो में। मतलब क्या, मतलब है कि सपोज आपने पानी लिया है एक, ये मान लेते हैं रेन है, रेन हो रहा है, ठीक है, रेन से रेन वाटर आपने कलेक्ट किया। यहाँ पर मान लेते हैं सी है, ठीक है, नहीं सी नहीं, चलो रिवर है, रिवर भी नहीं है सर, पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड से आपने पानी कलेक्ट किया है, ठीक है। आप बीच में घूमने गए, वहां पे सी है, वहां से भी आपने वाटर कलेक्ट किया, ठीक है, ये सी है। तो यहाँ सब में से तो वाटर ही कलेक्ट हुआ है, तो सबके अंदर से आपको H2O ही मिलेगा। H2O में रेशियो 2:16 यानी 1:8 ही मिलेगा। क्या आपको यहाँ पे 1:13, यहाँ पे 2:7, यहाँ पे 3:13 ऐसा कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, सारे में 1:8 का ही रेशियो मिलेगा। सो एक केमिकल कंपाउंड कुछ नो मैटर फ्रॉम वेयर एवर सोर्स इट इज टेकन, राइट, ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। दोनों कंबाइन होंगे सेम डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में, सेम डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में। ये रेशियो सबके लिए बराबर है, सेम डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, बाय मास, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि एनी केमिकल कंपाउंड, ठीक है, टेकन फ्रॉम नो मैटर टेकन फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स इज गोइंग टू कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, इन द सेम डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये रेशियो जो है सबके लिए क्या है, सेम है। समझ में आ गया बात, ठीक है। थ्योरम बुक से कॉपी कर लेना, मेरा काम समझाना है, कॉपी पेस्ट करना नहीं है, ठीक है। तो यहां से यहां कॉपी कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। स्टार्स ने वेरीफाई किया था कैसे, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस करके वेरीफाई किया था। सारे केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को देखा गया 12:32 का ही रेशियो है हर बार, ठीक है। तो उन्होंने वेरीफाई हो गया, ठीक है, समझ में आ गई। चलो अगर मैं बात कर लू अब मैं अगर बात करूं करंट मॉडर्न डे पोजीशन, आप खुद से सोचो, खुद सोचो। अच्छा, एक तरफ मैंने लिया है वाटर, दूसरी तरफ मैंने लिया है हार्ड वाटर। अब बताओ, नहीं सॉरी हार्ड वाटर नहीं, अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, हार्ड वाटर नहीं, हैवी वाटर। दूसरी तरफ मैंने लिया है हैवी वाटर। तो आप कहोगे क्या भाई, दोनों तो वाटर ही है, समस्या कहाँ है? समस्या है, अगर मैं वाटर की बात करूं नॉर्मल तो वो H2O होता है, अगर मैं हैवी वाटर की बात करूं तो वो D2O होता है। अब तो डी क्या है भाई, मेरे को तो डी नाम का कोई एलिमेंट ही नहीं पता भाई। डी होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, डी होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं मास रेशियो निकालूं तो ये 2:16 यानी 1:8 आएगा। पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर डी का मास 1 नहीं 2 है, तो यहाँ पे रेशियो 4:16 यानी 1:4 आ जाएगा। क्या दोनों का रेशियो सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों का रेशियो सेम नहीं है। तो दोनों का रेशियो सेम नहीं है तो ये लॉ तो हुई क्या, लॉ तो खराब हो गया, फिर तो लॉ तो एक्सेप्शन हो गया, तो इसमें एक्सेप्शन आ गया, तो ये लॉ तो सबके लिए यूनिफॉर्मली ट्रू नहीं है। बिल्कुल, ये लॉ सबके लिए यूनिफॉर्मली ट्रू नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो अब हम कह सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़े लॉ को, पूरा लॉ तो इनवैलिड नहीं है, कुछ पार्ट हमको मॉडिफाई करना है। क्या करना है? एक केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच एवर सोर्स इट इज टेकन, इट इज कंटेनिंग द सेम एलिमेंट्स combined together in a definite proportion by mass for a defined isotope। समझ में आ रही है? For a defined isotope, इसका मतलब अगर कोई आइसोटोप हमको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि यही आइसोटोप से हम यही आइसोटोप की चीज को हम यूज कर रहे हैं इस लॉ को प्रूव करने के लिए, तो ही ये सही है, नहीं तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये आइसोटोप का कंसेप्ट यहाँ पे फिर से आ गया, ठीक है। आइसोटोप फॉर अ फिक्स्ड आइसोटोप, एक आइसोटोप के लिए ही यही होगा। अगर हमने यहाँ पे एक आइसोटोप, यहाँ पे दूसरा आइसोटोप किया तो लॉ तो वैलिड होगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो फॉर अ फिक्स्ड या फॉर अ डिफाइंड आइसोटोप के लिए यही लॉ यही होता है, ठीक है। आप फिक्स बोल सकते हो, डिफाइंड बोल सकते हो, स्पेसिफाई बोल सकते हो, आप समझिए, मैं डिफाइंड बोलता हूँ, समझ में आ जाता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ये है हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, खत्म हुआ यहाँ पे। अगला जो आ रहा है वो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। दोनों लॉ सेम नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये लॉ कुछ कुछ सातवें पोस्टुलेट से आता है। क्या आपको याद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सातवां पोस्टुलेट? आगे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि सातवां पोस्टुलेट कहता है कि एटम कंबाइन करेंगे सिंपल फिक्स
होल नंबर रेशियो में कंपाउंड एटम बनाने के लिए कहा था ना डाल्टन के साथ में पोस्टुलेट ने, तो यही यहां से आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं when two elements combine to form more than one compound, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड बनाने के लिए, तो the different mass of one element that combines with the fixed mass of the other element is a simple whole number ratio। क्या कह दिया, कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। थ्योरी बुक से कॉपी कर लेना, ठीक है। थ्योरी क्या करेंगे, बुक से कॉपी करना है, ठीक है। कि थ्योरम जो है वो क्या बताओगे, मतलब थ्योरी में क्या लॉ बताओ, क्या बताओगे, लॉ आपको कॉपी करना है, मैंने वो तो बता भी दिया है, ठीक है। अच्छा, इसको दिया था डाल्टन ने, ठीक है, याद रखना डाल्टन ने इसको दिया था, 7वें पोस्टुलेट से ये आता है, ठीक है। अब देखो समझाते हैं, समझाते इसको क्या हो रहा है। मैंने कहा कि दो एलिमेंट्स जब एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, चलो मान लेते हैं कि हमारे पास है एन और एनओ नहीं है बहुत ज्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड बनाएगा। अच्छा, इन दोनों में से CO बन सकता है, CO2 बन सकता है, सही है। CO की बात कर लेते हैं। CO में देखो रेशियो कितना आ रहा है, 12:16, यानी कि 3:4। CO2 की रेशियो को देख ले तो वो आता है 12:32, ठीक है। 12:32 मतलब 3:8, ठीक है। दोनों का रेशियो डिफरेंट है। अब थ्योरम हमसे लॉ बोल रहा है कि when two elements combine to form more than one compound, the different masses of one element, different mass कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये देखो, ये सेम मास है, ये डिफरेंट है, तो कह रहा है कि different mass of one element, ठीक है, different mass of one element that combine with the fixed mass of other element। क्या ये मास फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, चाहिए fixed mass of other element is in the ratio of simple whole number। तो इसका मतलब ये दोनों चीजों का रेशियो अगर हम करें 4:8, 1:2, यानी कि ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है, बिल्कुल है। तो ये रेशियो सही है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है, ठीक है। समझ में आ रही है सबको, समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप पहले लॉ के पार्ट बाय पार्ट को निकालने ट्राई करो तो ये समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, प्रेजेंट डे पोजीशन की बात करूं तो सेम एक्सेप्शन यहां पर भी आता है, जब तक कोई फिक्स्ड आइसोटोप नहीं होता है ये लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है। आइसोटोप डिफरेंट कर दोगे तो ये लॉ भी गड़बड़ कर देगा, ठीक है। लॉ गड़बड़ कर देगा अगर आइसोटोप डिफरेंट हो जाएगा तो, ठीक है। समझ में आ गई सबको, चलो चलते हैं अगले वाले पे, चौथे लॉ पे। अब ये जो लॉ मैं बताने जा रहा हूँ चौथा, ये लॉ आखिर बहुत कंफ्यूजन में आपको फेंक सकता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि लॉ कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे रिचर्ड, किसने प्रपोज किया था, रिचर्ड ने प्रपोज किया था। अब देखो इसका अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं तो आपका दिमाग हिल जाएगा, पर आपको दिमाग हिलने देना नहीं है। चलो, व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स है पहली, तो दो एलिमेंट्स की बात करते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट, सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास of third element, right, fixed mass of the third element, then the ratio in which they do so, right, is the simple whole number ratio, it's the same simple whole number ratio or a multiple or a whole number multiple of it, or the whole number multiple of it। अभी it क्या है, it है, it के जगह पे मैं लिख सकता हूँ simple whole number ratio of the ratio in which they combine with themselves, they combine with each other। आपको क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से कह रहा हूं, दो एलिमेंट जब सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है तो जो रेशियो से वो करेगा वो रेशियो खुद के रेशियो, यानी खुद वो दो एलिमेंट जिस रेशियो पे कंबाइन कर रहा है उस रेशियो का आइदर सेम होगा या फिर उसका होल नंबर मल्टीपल होगा। चलो समझते हैं बात। यहां पर मैंने ले लिया है हाइड्रोजन
और यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑक्सीजन, यहाँ पर मैंने ले लिया है हमारा सल्फर। ठीक है, कुछ ऐसा समझते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं रखते, यहाँ पे उसको इधर रखते, सल्फर ऑक्सीजन। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो हमारा वाटर फॉर्मेशन होगा, इसको कंबाइन करेंगे तो SO2 होगा, SO2 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते थे H2SO। पहले तो तीनों का रेशियो लिखो, देखो 2:32 लिख दिया, 32:32 लिख दिया, सिंप्लीफाई मत करना, रुको अभी, और यहाँ पे 2:16 लिख दिया। अब देखो थ्योरम लॉ हमसे कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देखो भाई यहाँ पे फिक्स्ड मास है क्या, दो एलिमेंट्स मान लेते हैं, ये एलिमेंट 1 ये एलिमेंट 2, क्या ये फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर से कंबाइन कर रहा है, सॉरी फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है ये दोनों एलिमेंट्स, नहीं भाई, यहाँ पे देखो 16 यहाँ पे 32, हमको इक्वल करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 2 कर देंगे, 4:32 आ गया ना। ठीक है, तो अब देखो ये सेम मास है, ये भी सेम मास है, तो किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है भाई, 4:32 के रेशियो में कंबाइन हो रहा है ना, ये तो कह रहा है कि when two elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so is the simple whole number multiple or the same ratio in which they combine with each other। सही है, तो यहाँ पे ये रेशियो, ये कितना पार्ट है 4 है, और ये कितना पार्ट है 32 पार्ट है, तो 4:32 यानी 1:8 का रेशियो आ गया ना। इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 1:16 आ जाता है। तो हमारा आखिर का काम है कि इन दोनों रेशियो को दिखा देना कि ये सिंपल होल नंबर है। ठीक है, तो 1/8:1 से ये कर दे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2:1 आएगा। ठीक है, 2:1 एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, तो इसका मतलब जो ये लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये बिल्कुल होल्ड करता है। समझ में आ गई सबको, नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सल्फर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन। मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच क्या एलिमेंट बन रहा है वो लिखा H2S, रेशियो बना दिया 2:32 यानी 1:16 का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनवा रहा है, वाटर का रेशियो बना 2:16। सल्फर ऑक्सीजन से बना सल्फर डाइऑक्साइड, रेशियो बना 32:32। हमसे थ्योरम ये कह रहा है कि when two elements combine separately with a fixed mass of third element, fixed mass, तो अगर ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है तो इसका फिक्स मास, ये इसका फिक्स मास होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो और यहाँ पे आप देखो, नहीं फिक्स नहीं है, तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो यहाँ पे बन गया 4 और यहाँ पे बन गया 32। सो 4:32 इज द फिक्स मास। यहाँ पे देखो 32, यहाँ पे भी 32, बिल्कुल सही है। तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो तो हमें इसका और इसका निकालना होता है, तो 4:32 लिख दिया, रेशियो आया 1:8। अब ये रेशियो इसका होल नंबर मल्टीपल है या नहीं, या सेम है, सेम तो है नहीं, होल नंबर मल्टीपल ही होगा, तो देखना पड़ेगा कि 1/8 is to 1/16 आता है 2/1, यानी कि 2:1, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो ही है। ठीक है, यही कहता है हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, ये बार बार देखते जाना है। ठीक है, मतलब वीडियो नहीं बोल रहा, बुक देखो, बार बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझो पहले तो स्टेटमेंट लिखा है उसको बार बार पढ़ो, स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 3-4 जितना हो सके उतने पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, स्टेटमेंट को आप जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करने से आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट हमसे कह क्या रहा है। ठीक है, एक बार में सब पढ़ लिया तो रिवाइड याद नहीं रहेगा, तो आपको डिवाइड कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलते हैं अगले वाले पे, जो है हमारा पांचवा हमारा आखिर वाला जो है गेल-यूसेक्स लॉ। ठीक है, क्या है, गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये आपके क्लास 10th में भी था। इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है गेल-यूसेक। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि when two gases react, ठीक है, they do so in volumes that bear a simple ratio with each other and to the volumes of the gaseous products formed, provided that all volumes are measured under conditions of identical or similar temperature and pressure। ठीक है, ये भी
बुक से कॉपी पेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया सबको। यही लॉ H2 प्लस Cl2 की बात कर ले, 2HCl ले ले, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम बना रहा है 2 वॉल्यूम से, बना रहा है 2 वॉल्यूम। अरे क्या 2 वॉल्यूम लिख रहा है, इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका जो कोएफिशिएंट है वही हमारा वॉल्यूम का नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे होगा 1 वॉल्यूम, ठीक है, 1 वॉल्यूम। यहाँ पे लिख देते हैं 1 वॉल्यूम कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम टू गिव यू 2 वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ने क्या किया, 1 वॉल्यूम से कंबाइन करके 2 वॉल्यूम का प्रोडक्ट दे दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं गे-ल्यूसेक्स लॉ का एप्लीकेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है, डिफिकल्ट एप्लीकेशन नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ठीक है, इजी है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो अगला जो पार्ट है वो है एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस, वो मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो पढ़ तो लिया, अब क्वेश्चंस भी करना होगा ताकि हम लोगों को समझ में आए कि हम लोगों ने कितना समझा है टॉपिक को, ठीक है। तो करते हैं कुछ, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 5.0 ग्राम of calcium carbonate on heating gave this much CO and this much CO2. Show that the results are in accordance to the law of Coulomb. तो हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है कि sum of reactants, हमें दिखाना है कि sum of reactants equal to sum of products, सही है। हमें दिखाना है कि हमारे reactants का सम प्रोडक्ट के सम के बराबर है। तो रिएक्टेंट का सम निकालते हैं, पहले तो रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं, CaCO3 फॉर्म्स CaO प्लस CO2, सही है। अच्छा, CaCO3 में 100 ग्राम होते हैं और इसमें होता है हमारा 56 ग्राम और इसमें 44 ग्राम, ठीक है। पर यहाँ पर हमें 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ग्राम दे रखा है हमें, तो यहाँ पे 5 ग्राम कितना बनाएगा, हमें निकालना होगा कि 5 ग्राम कितना बनाएगा, पर हमें निकालना नहीं है क्योंकि उसमें दिया तो हुआ है। तो यहाँ पे 2.8 ग्राम लिख दिया और यहाँ पे 2.2 ग्राम लिख दिया। इन दोनों को ऐड करो, क्या ये 5 ग्राम के बराबर आता है, इन दोनों को ऐड करके भी तो 5 ग्राम ही आता है। तो ये भैया दोनों साइड इक्वल हो गया। तो जब भी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड मतलब इन अकॉर्डेंस, ठीक है, मतलब ये इसको मानता है, वे करता है, ठीक है। सम ऑफ रिएक्टेंट सम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो गया है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों ओबे कर रहे हैं। इसको समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया क्वेश्चन, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया कि इतना ग्राम CO हमको रिड्यूस करके मिला है H2 को, जहाँ इतना CO हमको मिला है, ठीक है। इतना CO इतने से रिड्यूस करके इतना CO मिला है, ठीक है। तो देखो हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ CO मिला है और इस CO को यहाँ पे CO डिजॉल्व करके हमें इतना CO मिला है, ठीक है। इतना CO इतना CO मिला है। यहाँ पे एक कंडीशन, ये वाला एक कंडीशन है और दूसरा कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। तो दो कंडीशन है, दोनों के आंसर्स इक्वल है कि ना दिखाना है। देखो फर्स्ट केस में ये केस 1 मान लेते कि हमारा जो केस 1 है, प्रोजेक्ट करो, ये हमारा केस 1 मान लेते, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा केस 1 है और ये वाला पार्ट हमारा केस 2 है। देखो केस 1 में क्या हो रहा है कि हमारे CO को 1.375 ग्राम है और हमारा जो CO है वो है 1.098 ग्राम, ठीक है। और दूसरे केस में हमारा क्या है, दूसरे केस में हमारा CuO है 1.476 ग्राम और हमारा जो CO है वो है 1.178 ग्राम, सही है। अब समझो इस केस में ऑक्सीजन कितना होगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो जो बचा होगा वही ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर देखते चलो, CuO हमारा कितना दिया हुआ है 1.370 माइनस 1.098, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है अराउंड 0.272 ग्राम, ठीक है। ये आ रहा है हमारा ऑक्सीजन का मास, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, इसको अगर हम डिवाइड कर दे 1.370 से तो हमारा आंसर आ रहा है अराउंड 19.8, ठीक है, 19.8%, ठीक है। निकाल के देख लेना, ठीक है।
आ जाते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आएगा 1.476 माइनस 1.178, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 1.476, ठीक है, इंटू करते हैं 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आएगा, परसेंटेज की बात करें तो वो आएगा 20.1%, जो इसके रेंज में है, ठीक है। अब बोलोगे सर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एरर के रेंज में होता है, कुछ तो इधर उधर आएगा, किसी परसेंटेज निकाले तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर आएगा ही, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन का मास आया था 1.476 माइनस 1.178, यानी कि 0.29, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो वेरिएंस इधर उधर आएगी, वो तो शॉर्ट वेरिएंस ही है, ठीक है, पर ये एक्सपेरिमेंटल लिमिट में ही है, तो ये सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो वैलिड होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमारा वैलिड होगा, ठीक है। क्यों वैलिड हो गया, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि क्यों वैलिड हो गया। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत। अगर एक और क्वेश्चन ले लेते, उठा लेते, क्वेश्चन उठा लेते। यहाँ पे देख लो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स कंटेनिंग ये और ये परसेंट बाई मास, यहाँ एक में ये एक में ये, ठीक है। इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं दिखाना होगा। चलो ऑक्साइड 1 की बात कर ले। पहली बात, ऑक्साइड दो केसेस, एक ऑक्साइड ये एक ऑक्साइड ये। तो ऑक्साइड 1 में क्या दिया गया है, 50% एक एलिमेंट है, तो मान लेते एलिमेंट का 50 ग्राम है, टोटल जो है वो है हमारा 100 ग्राम है, उसमें 50 ग्राम है ये, तो हमारा ऑक्सीजन भी 50 ग्राम होगा। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाले तो वो भी कितना आएगा, चलो 50 ग्राम परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 50 ग्राम में 50 ग्राम लगेगा, तो अगर मैं बात करूँ 50 ग्राम एलिमेंट में 50 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, दिख रहा है, तो 100 ग्राम एलिमेंट में कितना ऑक्सीजन लगेगा, 100 ग्राम ऑक्सीजन। मैं एलिमेंट की मास को इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑक्साइड 2 पे, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है ऑक्साइड 2 पे। यहाँ पे देख लेते हैं एलिमेंट कितना है, अगर मान लो 40 ग्राम है तो हमारा ऑक्सीजन 60 ग्राम हो जाएगा, टोटल हमारा 100 ग्राम ही रहेगा। 60 ग्राम अगर हमारा, क्या लिखा, 60 ग्राम, अगर मैं कहूँ 40 ग्राम हमारा 60 ग्राम के बराबर जा रहा है, ठीक है, तो हमारा 100 ग्राम कितना जाएगा, 60/40 इंटू 100, एक जीरो से मर गया, 4 से गया 2, 5, 2 से गया 30, 150 ग्राम, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि रेशियो सेम होना चाहिए, तो रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 100 आया, यहाँ पे 150 आया, तो यहाँ पे हमारा रेशियो आएगा अराउंड 2:3, ठीक है। 50 से तो और 50 से तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, तो आ ही गया, और क्या चाहिए, समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो आंसर आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आते एक और क्वेश्चन खा ले रहे, 4 क्वेश्चन आज लाया था, ठीक है, 4 क्वेश्चन लाया, वो 4 क्वेश्चन करा रहे। एक और क्वेश्चन को उठा लिया मैंने यहाँ पे, इसको एक और क्वेश्चन को उठा लिया, चलो अब चाहिए क्या वेट होगा NaCl का, डिकम्पोज होगा इतना H2SO4, अगर इतना और इतना को हमने HCl को रिएक्शन पूछ। अच्छा पहले तो रिएक्शन समझो, पहले NaCl की बात की गई है, H2SO4 की रिएक्शन है, नॉन वोलेटाइल एसिड की रिएक्शन है, फॉर्मेशन हुई है NaHSO4, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl का रिएक्शन है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ NaCl की मास की, तो 23 + 35.5 58.5 आता है, ठीक है। H2SO4 को 98 आता है, NaHSO4 शायद 23 + 1 + 32 + 64 120 है, ठीक है, और ये हमारा 36.5 आता है, सही है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि कितना वेट, ये तो निकालना होगा। H2SO4 दे दिया गया है 4.900, देखो भाई 49 ही है, ठीक है। तो इसका अगर हाफ कर दें तो इसका भी हाफ कर देंगे, कॉमन सेंस लगाओ तो ये भी हाफ ही हो जाएगा, ठीक है।
तो हमें क्या दिया गया कि कितना NaCl डिकम्पोज होगा अगर इतना हुआ, तो भाई इस चीज को कर दो। इसका अगर हाफ है तो इसका भी तो हाफ ही होगा ना, इसका अगर हाफ है तो इसका भी तो हाफ ही होगा, पर वैसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी है, ये बस मैंने कॉमन सेंस की बात कर दी कि यहाँ पर अगर हाफ है तो ये भी हाफ होगा, ये हाफ वही तो, ठीक है। जो भी, तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे 58.5 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 58.5 है तो यहाँ पे कितना, अच्छा 98 ग्राम, 98 ग्राम रिएक्ट करता है 58.5 से, तो 49 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा देख लो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। यहाँ पे देखा कि डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे भी लगा दिया, मोल के क्षेत्र में लगा सकते हो पर यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते अभी देखो, तो क्यों नहीं लगा सकते हो। 58.5 है, डिवाइड कर दिया 98 से, इंटू कर दिया 49 से, आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 2.925, ठीक है, 2.925 ग्राम। अब यहाँ पे देख लो आंसर ये आ रहा है, यहाँ पे आप इसको इससे डिवाइड करो कितना आंसर आता है देखते हैं, ठीक है। 29.2 हमारा आंसर नहीं है, 2.925 है हमारा आंसर। समझ में आ रहा है बात सबको, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा मैटर करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ठीक है। 49 से ये देख लिया कि 98 डिवाइड बाई 2 करते तो 49 आएगा। यहाँ पे भाई एक डेसिमल तो है, उसको कौन देखेगा। अगर आप इसको, अगर मैं एक बात बोलूं 58.5 को अगर आप 4.9 से डिवाइड करते हो तो आपको ये आंसर मिलेगा, तो सही है। पर अगर आप 49 से डिवाइड कर दिया, यानी 2 से डिवाइड मार दिया, तो नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि 2 से अगर मैं डिवाइड मारूंगा तो आंसर मेरा 29 पॉइंट आ जाएगा, पर 2 से मेरे को डिवाइड मारना नहीं है। यहाँ पे मेरे को कितना है, डेसिमल से डिवाइड मारना है, ये डेसिमल, डेसिमल से डिवाइड मारना है, तो 0.2 से डिवाइड मारना होगा। समझ में आ रही है सबको, ठीक है। हमारा आंसर कितना आया, 2.925 ग्राम। इससे भी यही आंसर आया, इससे भी यही आंसर आया। अगर आप डेसिमल लेके किए तो ठीक है, डेसिमल नहीं लेके किए तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, 29 आ जाएगा, वो आंसर नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या किया है एक बार समराइज करने को बनता है लेक्चर के बाद, तो करते हैं समराइज क्या क्या आज हम लोगों ने किया है। जाते हैं ऊपर, तो हमने स्टार्ट किया था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के साथ। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को हमने देखा, उनके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पोस्टुलेट्स, सारे पोस्टुलेट्स को हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने समझा है कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है, क्या ट्रू होल्ड करता है क्या ट्रू होल्ड नहीं करता है, सब हम लोगों ने समझा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। उसके बाद हम लोग चले आए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, जहाँ हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में समझा, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स आखिर में किए हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की बात समझी कि जो कुछ भी आप जहां से भी लाओ सबका कंपोजिशन सेम होगा। ब्राउस ने ये दिया है, थ्योरम बुक से देख लेना। मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था और ये कहता है कि जब दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो जो रेशियो बनाता है वो रेशियो सिंपल होल नंबर से होता है, ठीक है। फिक्स्ड मास डिफरेंट मास का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहा था कि दो एलिमेंट जब फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है तो जो रेशियो में वो कर रहा है वो रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो का, किसका, उस रेशियो का जिससे वो दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। गैलियोसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ने कहा था कि when gases react, they do so in volume that bear a simple ratio to each other and to the volume the gaseous products form provided all temperature and pressure are identical, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।